बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर का रिवीजन करेंगे विच इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। हमने ये चैप्टर क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था फिजिकल क्लास में। आपको पता है सी में ऑलमोस्ट 45 ऑपरेटर्स होते हैं टोटल, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। तो जितने ऑपरेटर्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सी को के ऑपरेटर्स को दो चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है। तीन तरीक़ों से क्लासिफाई किया जा सकता है, हम वो देखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, ऑपरेंड्स किसे कहते हैं, एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर और उनकी वर्किंग एक दफ़ा फिर से रिवीजन करेंगे ताकि आपको आपका रिवीजन हो जाए अकॉर्डिंग टू पेपर। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट। आपके पास ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर द सैम्बल विच टेक्स वन और मोर ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन एंड परफॉर्म अरिथमेटिक और लॉजिकल कॉम्पिटिशन। सही है, वो सैम्बल्स होते हैं जो ऑपरेंड्स के इन बिटवीन या बिफोर ऑपरेंड जो है उनको लगाया जाए और वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे। सही है, विच परफॉर्म सम ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर। जैसे मैं कहूँ प्लस जो है आपके पास क्या है, ऑपरेटर है, और ये परफॉर्म हुआ ए और बी के ऊपर। तो ए क्या है आपके पास और बी क्या है? ए भी ऑपरेंड है आपके पास और बी भी क्या है? ऑपरेंड है। ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू। ठीक है, ये दो ऑपरेंड्स आ गए आपके पास। अब आपके पास अब आपको पता है ऑपरेटर क्या हुआ। ऑपरेटर क्या है? जो इन बिटवीन दीज ऑपरेंड्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। और जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, ऑपरेटर क्या है? कोई भी ऑपरेशन, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो ऑपरेटर कोई भी एक्शन, और ऑपरेंट्स क्या है? जिनके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया जाए। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। Operands are variable or expression which are used in the conjunction with operators to evaluate expression. Expression भी हो सकते हैं। Operands क्या हैं? जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेटर जिसके इन बिटवीन या बिफोर कुछ लगा हुआ हो और वो कोई एक्शन परफॉर्म करे। ठीक, उन बेसिकली ऑपरेंड के ऊपर ही कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। और अगर मैं इस तरह से लिखूं तो आपको पता है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। सही, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स फॉर्म एन एक्सप्रेशन। आपको पता है ऑपरेटर ये है विच परफॉर्म सम एक्शन ऑन द ऑपरेंड्स एंड ऑपरेंड्स आर समथिंग इन विच सम ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। सही है, ऑपरेंट्स क्या है? जिनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। और एक्सप्रेशन क्या है? ऑपरेंट्स और ऑपरेटर से मिलके एक्सप्रेशन बनता है। अब देखें आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है। एक्सप्रेशन आए तो भी आपने डिफाइन करना है, ऑपरेंट्स आए तो भी, ऑपरेटर्स आए तो भी। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशंस आर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेंट्स एंड पंचुएटर्स दैट स्पेसिफाई अ कंप्यूटेशन। सही है, सीक्वेंस है ऑपरेटर्स की, ऑपरेंट्स की, पंचुएटर्स की, इन सब की सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। अभी मैंने आपको कहा ऑपरेंट्स और ऑपरेटर का कम्बिनेशन हो सकता है जो हम सिंपल एक्सप्रेशन की बात करें। इसके अलावा आप इसमें पैरेंथेसिस का भी इस्तेमाल करते हैं, और जैसे आपने बोर्ड मास एक्सप्रेशंस देखे हैं। अब आपके पास है इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए ना, तो क्लासिफिकेशन जो है ऑपरेटर्स की वो तीन तरीके से की जा सकती है। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी क्या है आपके पास? इन विच देयर इज ओनली वन ऑपरेंड इज इन्वॉल्व्ड। सही है, ऐसे ऑपरेटर्स जिनके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो, यानी ए लिखा हुआ है, एक ऑपरेंड है। ये कितने ऑपरेंड्स हैं? दो ऑपरेंड्स हैं, इनके इन बिटवीन ऑपरेटर है। सही है, लेकिन यूनरी के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है। एक ऐसा ऑपरेटर जिसके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो इज कॉल्ड अ यूनरी
ऑपरेटर। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछी जाए ऑपरेटर की तो आप कहेंगे 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। कैसे? यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी में विच टेक्स वन ऑपरेंट, बाइनरी विच टेक्स टू, विच परफॉर्म्स ऑन टू ऑपरेंट्स, एंड द टर्नरी विच परफॉर्म ऑन 3 ऑपरेंट्स। टर्नरी आपके कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है। यूनरी आपको पता है, यूनरी की एग्जाम्पल में आप लिख लें नॉट ऑपरेटर। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? सिर्फ सिंगल ऑपरेंट चाहिए होता है। ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये बाइनरी ऑपरेटर जिसके लिए 2 ऑपरेंट्स रिक्वायर्ड हों, ये इसकी एग्जांपल हो गई। और टर्नरी ऑपरेटर विच टेक्स 3 ऑपरेंट्स, जिसके लिए 3 ऑपरेंट्स रिक्वायर्ड हों, वो टर्नरी। नेक्स्ट है आपके पास ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो आपके कोर्स में इन्वॉल्व हैं: अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। द सिंपलेस्ट ऑपरेटर्स क्या कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। सही है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या हैं आपके पास? ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक। एडिशन आपको पता है। और आप देखें इनको डिफाइन कैसे करेंगे। जब आप अर्थमेटिक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे ना तो आप लिखिएगा इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर्स, दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। सही है। विच इंक्लूड्स एडिशन, और फिर उसमें एग्जाम्पल लिख दीजिएगा a प्लस बी, subtraction a minus b, multiplication a multiply by b, और division a divide by b, then a मॉड्यूलस b। ठीक है। यानी डिवीजन और मॉड्यूलर ऑपरेटर में मैंने क्या आपको डिफरेंस बताया था? डिवीजन ऑपरेटर जो है आपके पास डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न करेगा, जबकि मॉड्यूलर ऑपरेटर आपके पास रिमाइंडर रिटर्न करता है। सही है। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा वो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है आपके पास? अब देखें ये सारी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ठीक। इंटीजर अर्थमेटिक ऐसे परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आ गया, मॉड्यूलस आ गया। ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास? ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके पास जो हैं वो अर्थमेटिक। नेक्स्ट आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? जब आपने 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर ऑल्सो द बाइनरी ऑपरेटर। सही है। एडिशन की डेफिनेशन में, अर्थमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था कि दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर विच इंक्लूड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल बताई a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाय b, a इंटू बी, यानी a डिवाइडेड बाय b और a मॉड्यूलो b। अब रिलेशनल ऑपरेटर में क्या लिखेंगे? कंपैरिजन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। सही है। जब आपने 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस तरह के होते हैं? ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यानी इसके लिए भी जो आपको ऑपरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 होते हैं। जाहिर सी बात है, कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही चीज़ों का करेंगे। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स रिलेशनल और लॉजिकल में ना कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अजीब से डेफिनेशन लिख कर देते हैं उसकी। तो रिलेशनल याद रखिएगा जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो। जैसे मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, ये आ गया आपके पास a इक्वल्स टू। आपको पता है डबल इक्वल्स का साइन इस्तेमाल करते हैं इक्वलिटी टेस्ट करने के, a b के बराबर है या नहीं। सिंगल इक्वल का मतलब हमने पढ़ा था असाइनमेंट होता है। कल जो हमारी इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास क्या है? ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है और नॉट इक्वल्स है। सही है। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास वो क्या हैं? नॉट इक्वल कैसे लिखते हैं? नॉट ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल। सही है, बस ये याद रखें। नॉट कैसे लिखते हैं? अभी हमने नॉट ऑपरेटर पढ़ा था ना, नॉट ऐसे, नॉट इक्वल्स। अगर मैं कहूँ a नॉट इक्वल्स टू b है, ये चेक करना है, टेस्ट करना है, कंपेयर करना है। ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके पास? जैसे देखें एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दी हुई है। 4.5 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। बिल्कुल 4.5 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है। लेस देन होता है, इक्वल्स टू नहीं होता। ठीक। लेकिन 4.5 अगर मैं कहूँ लेस देन -10 है तो बिल्कुल भी नहीं, -10 तो लेस होता है 4.5 से। ठीक।
तो इस तरह की कंपेयर करा के वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज रिटर्न। लॉजिकल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब आपने दो तरह के कंपैरिजंस करने हों, तो ये दो या दो से ज़्यादा कंपैरिजंस करने हों, तो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आपने दो कंपैरिजंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। जैसे आपने कहा ये ऑपरेटर्स कैसे हैं, इसमें आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स भी हैं और यूनरी भी है। यूनरी का मतलब एक ऑपरेंड पे जो ऑपरेट करेगा, यानी नॉट ऑपरेटर। ये आपके पास जो है वो नॉट ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करेगा, जबकि ये दोनों जो है आपके पास वो क्या हैं, ये आपके पास क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यूज़ को कंपेयर कराने के लिए, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपैरिजंस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये आ गया और ये आ गया, सही है। दो वैल्यूज़ को जो है ये कंपेयर कर रहा है, ठीक। अब मैंने कहा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जो है वो 9 है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो 5 है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड में जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू आएंगी ना, दोनों के रिजल्ट्स ट्रू होंगे, तब ट्रू जनरेट होगा। मैंने आपको बताया भी था एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा होता है, ऐसे याद रख लें आप। उसके ट्रूथ टेबल से जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सही है। जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू आएंगी तब ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब क्या है इसका? यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा दूँगा। A1 आया और आपके पास B जो है वो 3 है, X जो है वो 5 है। सवाल क्या है आपके पास? A is greater than B and what? X is equals to 10। अच्छा जी, ये आ गया, ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड में क्या है? यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स होगा ना तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब देखते हैं यहाँ ट्रू आ रहा है या फॉल्स। ए क्या है मेरे पास? 1 ग्रेटर देन 3 है। 1 ग्रेटर देन 3 होता है नो, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इसी से आपको पता चल जाएगा किसका आंसर फॉल्स ही आएगा। फिर आपने क्या किया? एंड ऑपरेटर लगाया। एक्स की वैल्यू क्या है? 5 इक्वल्स टू 10 है। 5 10 के बराबर होता है? नहीं, ये भी फॉल्स आया। दो फॉल्स आएंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, या एक भी फॉल्स आता तो फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू कब रिटर्न करता है? एंड सिर्फ जब आपके पास एक वैल्यू ट्रू आए, जब दोनों वैल्यूज ट्रू आए तब आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स से रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अलावा और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर में एक भी ट्रू हो जाए ना तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है, बिल्कुल प्लस ऑपरेटर की तरह। जैसे हम ट्रू को 1 कंसिडर करते हैं और इसको 0, फॉल्स को 0। तो हमने कहा था अगर आप और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल देखना चाहें तो आप इसको प्लस ऑपरेटर से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? ये इन्वर्जन ऑपरेटर भी कहलाता है। दिस इज द यूनरी ऑपरेटर। नॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द इन्वर्जन ऑपरेटर विच इज कॉल्ड नॉट, विच इन्वर्ट द वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। और बस यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, और एक यूनरी ऑपरेटर होता है। एंड में क्या लिखेंगे? दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और भी क्या लिखेंगे? एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है वैल्यू को। नॉट में क्या करेंगे आप कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो पेपर में ये। अब ये देखिए मैंने इसके ट्रूथ टेबल्स बनाए हुए हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का, विच इज कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर। अगर 0 का नॉट लेंगे तो क्या रिटर्न आएगा आउटपुट में? 1 को नॉट कर देंगे, यानी इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 0 पे 1 रिटर्न करा, 1 पे चलते हैं। दिस इज द इन्वर्जन। एंड ऑपरेटर ये देखें 0 0, सिर्फ 1 1 होगा तभी 1 रिटर्न करेगा। एक एक भी 0 आ जाए, यानी एक भी फॉल्स आ जाए, एक भी 0 आ रहा है, ये देखें एक भी 0 आ रहा है तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? 0 ही रिटर्न। और ऑपरेटर एक भी 1 आ जाए तो वो 1 रिटर्न कर देगा, एक भी 1 आ जाए तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। देखें दोनों 0 थे, सिर्फ तब 0 रिटर्न किया, एक भी 1 आ गया तो उसने 1 ही रिटर्न किया, ठीक।
अब आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। 3 इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है, ये ट्रू रिटर्न हुआ। 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, 4 3 के बराबर नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, यानी 1 और 1 क्या आएगा, 1, यानी ट्रू ही आएगा। 4 ग्रेटर देन 2 एंड 7 लेस देन 11, 4 ग्रेटर देन 2 है, ट्रू आ गया, यानी 1। चलें 1 0 की फॉर्म में कर लेते हैं, ये 1 आ गया आपके पास। लेट मी रिमूव दिस। अच्छा जी, अब 7 लेस देन 11 होता है बिल्कुल, तो ये भी क्या गया, 1। 1 का और लें 1 के साथ क्या आएगा, एक भी 1 आ जाए तो 1 ही आता है, तो 2 1 है तो भी 1 ही रिटर्न करेगा। अब 4 इक्वल्स टू 3 होता है, आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा, लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ है, नॉट, तो ये फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अब ट्रू लिखें या 1 लिखें, फॉल्स लिखें या 0 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। The increment and decrement operator. The increment and decrement operators are also unary operators. सही है, यूनरी ऑपरेटर्स, एक हम ऑपरेटर हमने एक पढ़ा था नॉट, और अब हम पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी जो है आपके पास यूनरी ऑपरेटर है। किस तरह के ऑपरेटर होते हैं, जो वैल्यू पे एक इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी प्लस प्लस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्री फिक्स इंक्रीमेंट, एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। प्री फिक्स इंक्रीमेंट में पहले प्री है ना, तो पहले इंक्रीज होगा फिर वैल्यू असाइन करेगा। पोस्ट फिक्स में, पोस्ट मतलब बाद में, पहले वैल्यू असाइन होगी और बाद में वैल्यू प्लस की जाएगी, ठीक है, आपने बस ये याद रखना है। प्री मतलब पहले, यानी पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी पहले वैल्यू बढ़ जाएगी और बाद में क्या होगा, वैल्यू असाइन होगी। पोस्ट में क्या है, पहले वैल्यू असाइन होगी और बाद में इंक्रीमेंट होगा, सही। पोस्ट और प्री में ये डिफरेंस है। अब इसी तरह से प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ये भी दो तरह के ऑपरेटर्स हैं। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले डिक्रीज होगी वैल्यू, यानी एक कम होगी। 5 है तो 4 हो गई, 4 है तो 3 हो गई, 3 है तो 2 हो गई, 2 है तो 1 हो गई, सही, और 1 है तो 0 हो गई, 0 है तो -1 हो गई। इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। अच्छा जी, प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी और फिर वैल्यू असाइन होगी। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में जो है वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट आफ्टर द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्लास में, हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि इसको किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। बताने का मकसद ये है कि पेपर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ऑपरेटर्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताएं, तो ये शॉर्ट तो आराम से बन सकता है, क्योंकि इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट की क्या है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट की क्या है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। दोनों की डेफिनेशन सेव रहेगी। देखें, पोस्ट इंक्रीमेंट की देखें और पोस्ट डिक्रीमेंट की देखें, आप चाहें तो यहीं से याद कर लें, वैसे आपने याद की हुई है, आपने इसका टेस्ट भी दिया हुआ है। पोस्ट इंक्रीमेंट आफ्टर द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इज इंक्रीमेंटेड, सही है। जब रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा तो यानी पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी और बाद में ऑपरेटर जो है वो बाद में जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट देखा है ना, अब पोस्ट डिक्रीमेंट भी देखें। आफ्टर द रिजल्ट इज ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंट इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, पूरी सेम है, सिर्फ इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट आया है और कुछ भी नहीं है। एक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाओगे, सेम इसमें सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑपरेटर्स सारे बहुत अच्छे करने हैं और हो सकता है कि आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर शॉर्ट में आ जाए, जो कि आगे आप अगर पास्ट पेपर्स देखें तो उसमें भी आया हुआ है। नेक्स्ट ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये देखें। असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू असाइन करवाने के लिए, सही है। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई है, 3। इससे कोई कंपैरिजन टेस्ट नहीं हो रहा। देखिए, इक्वलिटी में क्या चेक कर रहा था कि वो बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं, लेकिन इसमें क्या चेक कर रहा है, इसमें ये चेक कर रहा है कि भाई, इसमें चेक नहीं कर रहा, सॉरी, इसमें ये वैल्यू असाइन कर रहा है, एक 3 जो है वो a को असाइन कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही थी, ठीक। अब अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूँ, आपके एग्जाम पेपर में अगर मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 4, और मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, सही है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ बी इज 4, क्योंकि 4 पहले किसको असाइन हुआ, सी को असाइन हुआ, सी की वैल्यू क्या हो गई 4, और वो किसको असाइन हो गई, बी को, बी की वैल्यू क्या हो गई 4, और बी की वैल्यू किसको असाइन हुई ए को, ए की वैल्यू क्या हो गई 4। अब ये तीनों 4 4 4 हैं, तो याद रखिएगा, बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये आपने बहुत अच्छे से देखने हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ये आपके मल्टीपल चॉइसेस में आता ही है। ये देखें, अगर आपके पास आ जाए a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैं कहूँ इसका शॉर्ट हैंड लिखें तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस इज इक्वल्स टू बी। अगर मैं लिख दूँ a इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए शॉर्ट हैंड कब होगा, जब यही वाला जो ऑपरेंड है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सही है। तो इसका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या होगा, इसका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट होगा ए एक दफ़ा, क्योंकि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है ना, शॉर्ट हैंड है तो एक दफ़ा लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, इज इक्वल्स लिखा और बी लिख दिया, सही है। इसी तरह मल्टीप्लाई भी आएगा, डिवाइड भी आएगा, और मॉड्यूलस ऑपरेटर भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये सारी उसी की एग्जाम्पल है, किसकी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। ये देखें m इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ किया हुआ है y। अब देखें m की वैल्यू 5 है और प्लस प्लस m किया हुआ है, प्लस प्लस यानी प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीज करनी है, m की वैल्यू पहले इंक्रीज करनी है, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 6 आ गई, अब 6 असाइन करना है y को, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करूं, पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में इंक्रीज होनी है, पहले असाइन करनी है। m की वैल्यू क्या थी 5, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और m की वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी 6, कि जो भी प्रीवियस वैल्यू थी m की वो y को असाइन हो गई, और बाद में इसमें क्या कर दिया हमने, प्लस प्लस कर दिया, यानी एक इंक्रीज कर दी वैल्यू, सही है। ये आपकी एग्जाम्पल है, आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस से ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे सवाल पूछा जाता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेसिडेंस मतलब किस ऑपरेटर को किस तरह से परफॉर्म किया जाए, किस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। आपको पता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं क्या, बोर्ड मास, ठीक है, यानी ब्रैकेट्स, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इसको गलत ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कर दूं तो इसके आंसर में फ़र्क आएगा, सही है। सही ऑर्डर में करूंगी तो आंसर डिफरेंट है, और गलत ऑर्डर में करूंगी तो आंसर डिफरेंट है। इसका मतलब आपकी इस ऑपरेटर, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, सिंपल मैथ्स में, कि आपके रिजल्ट पे फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप क्या करें, सबसे अच्छी बात यह है कि आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें, ताकि आपके पास जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आए। और उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब देखें मैंने इसमें लगा दिया है ब्रैकेट इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये इवैल्यूएट होगा, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 टू थ्रीज आर 6, 3 आ गया, प्लस 2 3 प्लस 2 क्या आ गया 5। इसका मतलब ये वाला आंसर आपके पास सही है और ये वाला आंसर आपके पास गलत है, इनकंसिस्टेंट आंसर, सही है। तो इसका मतलब ब्रैकेट का इस्तेमाल मस्ट है, ब्रैकेट लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपकी का जो भी ऑपरेशन है, जो भी कंप्यूटर में परफॉर्म करना है, उसे पता होगा कि भाई मैंने कौन सा ऑपरेशन कब। अब है आपके पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब कि भाई अगर एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल टाइम्स पे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाए, जैसे 3 बार प्लस हो रहा है, तो भाई प्लस की प्रेसिडेंस सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है, पता है ना भाई आपको, अभी मैंने लिखा था ना, एडिशन पहले परफॉर्म होती है, सब्ट्रैक्शन बाद में, और 3 दफ़ा एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है, तो तीनों दफ़ा एडिशन मुझे पहले परफॉर्म करनी होगी, बट कौन सी वाली एडिशन में पहले परफॉर्म करूं। तो एक ही क्वेश्चन में, एक ही एक्सप्रेशन में अगर सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आ जाए मल्टीपल टाइम्स, तो आप एसोसिएटिविटी पे चले जाते हैं, और फिर आपने यहाँ से एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ती है कि लेफ़्ट टू राइट है, यानी पहले राइट लेफ़्ट से राइट पे जाएं इवेल्युएट करने के लिए, या राइट से लेफ़्ट पे आएँ इवेल्युएट करने के लिए। तो ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं जो आपके कोर्स में हैं, इन सब की एसोसिएटिविटी
आपने देखनी है और लेफ़्ट टू राइट इनको इवेल्युएट करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस आ जाए, तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। अब तीनों की प्रेसिडेंस सेम है तो आप अगर एक ही लाइन में आ जाएं तो आपने क्या करना है, इनको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है। जो लेफ्ट पे होगा वही सबसे पहले इवेल्युएट होगा। बाकी सारे ऑपरेटर्स के लिए भी सेम चीज़ है और एसोसिएटिविटी हमने पहले भी नेक्स्ट आपके पास इस डायग्राम में देखें, लेवल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये देखें मैंने इसमें ऑर्डर जो है वो क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि किस ऑर्डर में जो है ये इवेल्युएट होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इसको खुद से भी करके ट्राई कीजिएगा। बल्कि पहले आप इस डायग्राम को हाइड कर दीजिएगा, इस ये जो राइट पर है इसको आप हाइड करके और फिर चेक कीजिएगा कि आपने जो ऑर्डर लिखा है इसका वो सही लिखा है या नहीं, ताकि एग्जाम में अगर मैं इस तरह का कोई सवाल दूं तो आप उसको क्या कर सकें, ऑर्डर में लिख सकें। आपको अभी मैंने बताया कि किस चीज़ की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। अब 3 ब्रैकेट्स हैं तो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है ना उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी। जैसे डी माइनस ई है, इसमें इसकी प्रेसिडेंस होगी डी माइनस ई के बाद सेकेंड ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली सी के साथ डी माइनस ई वाला एक्सप्रेशन होगा इवेल्युएट, फिर इसकी होगी। तीसरा ब्रैकेट कौन सा, ये वाला है, एंड देन फोर्थ वन इज दिस। इस तरह से आपने इसका ऑर्डर लिखना है कि कौन सी चीज़ पहले इवेल्युएट होगी और कौन सी चीज़ बाद में इवेल्युएट होगी। आपने ये अच्छे से करके मुझे बताना है कि आपने खुद से सॉल्व किया और आपके आंसर्स बिल्कुल सेम। पे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। मैंने आपको बताया मैं आपसे इंडिविजुअल ऑपरेटर्स भी पूछ सकती हूँ और इसके अलावा आपके पास ऑपरेटर का जो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑपरेटर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये आपके पास लॉन्ग में आता है। इसके आपने बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करनी है। जब आप एक दफ़ा इस लॉन्ग की बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर लेंगे तो अगर मैं ऐसे शॉर्ट बना के दूंगी तो भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा इससे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का सवाल बनता है, हो सकता है मैं सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स पूछ लूँ। और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में आपको एसोसिएटिविटी का टेबल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शो किया था ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इसको आपने एज इट इज़ कॉपी पर ड्रॉ करना है एग्जाम कॉपी पर, और बिल्कुल ऐसे ही आपने बताना है कि इसकी प्रेसिडेंस के साथ साथ इसकी एसोसिएटिविटी भी आपने चेक करवानी है कि इसकी एसोसिएटिविटी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको दे दूँ प्रेसिडेंस का कोई क्वेश्चन तो आपने उसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दी प्रेसिडेंस। आपको टेबल याद होगा, एसोसिएटिविटी बताया तो आप इजीली उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। अगर मैंने सिर्फ उस पर ऑर्डर लिखने को दिया है तो आप उस पर ऑर्डर लिख लेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी। ऑपरेटर्स का चैप्टर बहुत मुख्तसर सा था और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको कोशिश करके बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। वैसे हमने फिजिकल क्लास में इसका टेस्ट पहले ही जो है मैंने कंडक्ट करवाया था और आपने बहुत अच्छा दिया था और होपफुली अब भी आपको याद होगा इन छुट्टियों के बाद भी। ठीक, तो अब हम आपने अगर इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।